So, hello everyone, my name is Anjali Mishra and we are going to start chapter number 6 from NCERT 9th standard, that is tissue. So, what is tissue? Now, before going to reach on tissue, we have to understand what is cell. So, cell पे पूरा dedicated एक chapter है जहाँ पे हमने देखा cell is the basic structural and functional unit of life. What is cell? It is a structural and functional unit of life. मतलब लाइफ का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है? सेल से. पूरी लाइफ डिपेंड करती है अपनी किसके ऊपर? सेल के ऊपर. तो सेल का टिश्यू के साथ क्या रिलेशन? व्हेन यू हैव एन नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जब एक साथ काम करेंगे तो क्या बनाने वाले हैं? टिश्यू. सो देन यू विल गेट दी टिश्यू. एक सेल को हम कभी भी टिश्यू नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे सेल अगर एक ही काम करेंगे तो हम उनको बोलेंगे क्या? टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू क्या बनाएंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेना ज़्यादा बेटर है. बहुत सारे टिश्यू एक साथ जब काम करेंगे तो क्या बनाने वाले हैं? ऑर्गन. और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ आएंगे और एक काम, एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो वो क्या बनाने वाले हैं? ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे? बहुत सारे एक बारी ऑर्गन सिस्टम एक साथ देखोगे तो क्या बनेगा? पूरी की पूरी बॉडी. हम थोड़ा पीछे से चल के देखते हैं. हमारी जैसी बॉडी है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बने हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी वगैरह है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ऑल दीज आर सिस्टम. एक भी सिस्टम कम पड़ जाए तो बॉडी कंप्लीट नहीं होगी, बॉडी चलेगी नहीं. तो ये सारे सिस्टम कैसे बने? बहुत सारे. किससे? ऑर्गन से. ऑर्गन कैसे बना है? सपोज करो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पकड़ लेते हैं तो वहां पे ऑर्गन्स में स्टमक दिखेगा, इंटेस्टाइन दिखेगा, देन माउथ दिखेगा. सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो कि डाइजेशन का काम कराने के लिए, एक ही काम कराने के लिए है, लगे हुए हैं. और ये ऑर्गन कैसे बना है? बहुत सारे टिश्यूज से मिलके. बहुत सारे सेल्स एक साथ क्या बनाएंगे? टिश्यू. और बहुत सारे टिश्यूज क्या बनाने वाले हैं? ऑर्गन. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो बेसिकली द मेन फंडामेंटल थिंग इज सेल, बट सेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? टिश्यू. क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक्सपर्ट लोग आके, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आके एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने काम में. एफिशिएंसी यहाँ पे हाईएस्ट मिलेगी. ठीक है. सो हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं इन दिस चैप्टर, दैट इज टिश्यू. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन सी. तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि टिश्यू कैसे बनता है, क्या है. सो अभी इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यू क्यों नहीं होता? यूनिसेल्युलर मीन सिंगल सेल एनिमल. तो यहाँ पे टिश्यू होगा क्या? नहीं, क्योंकि टिश्यू तो डेफिनेशन ही बोलता है कि ग्रुप ऑफ सेल. सो यहाँ तो हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, दे डोंट हैव एनी tissue. Why? Why they don't have any tissue? Because they are very much simple. उनकी बॉडी कैसी है? सिंपल. अब सिंपल बॉडी है इसीलिए उनके सारे काम वो अकेले कर लेता है. मतलब एक जनरल लोग ही सारा काम कर लेते हैं. वन सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल दी फंक्शन. एक सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शन. ऑल बॉडी फंक्शन मतलब एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा. अब आप सोच रहे होंगे ये सारा इतना इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए हमारे पास लंग्स होते हैं, स्टमक होता है, किडनीज होती है, इतने सारे लोग मिलके तो अलग अलग काम करते हैं, तो इनमें ऐसा क्या होता है कि ये इनका सारा काम एक सेल ही कर लेता है? क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सिंपल होती है ना. और सिंपल बॉडी का काम है कि ये एक ही सेल सारे काम आराम से कर लेगा बिना किसी और की रिक्वायरमेंट के. तो कैसे? जैसे हमने, तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में शायद पढ़ा होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन से ही ये लोग रेस्पिरेशन करा लेते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक ऑक्सीजन भेज देंगे. ऐसे ही सेम केस में डाइजेशन खा लेते हैं, डाइजेशन करा लेते हैं. एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस से एक्सक्रीशन भी सेम सिंपल डिफ्यूजन से हो जाती है. तो ये सारी चीजों से ये लोग सिंपली बहुत इजीली काम कर लेते हैं. तो इन्हें कोई स्पेशल लोग नहीं चाहिए जो कि इनका बॉडी का सारा फंक्शन करके दे. तो दे डोंट रिक्वायर व्हाट? स्पेशल, व्हाट यू कैन से, सेल्स.
Now we are going to learn that how the multicellular animals are different from this. So here we will take multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन पकड़ लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हम ही हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा क्या होता है, टिश्यू, और ये बिलियंस ऑफ टिश्यू, बिलियंस ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी कैसी है, कॉम्प्लेक्स। तो हम बहुत ज़्यादा, बॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर्ड n number of cells. That means we require what, tissue, and that tissue will be specialized cell. Specialized cell, they are expert in their working condition. So ये लोग क्या होंगे, एक्सपर्ट, जिससे कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, हाई एफिशिएंसी इन देयर वर्क, हाईली एफिशिएंट होंगे, efficiency will get in their work, in performing any work. So this is all about the specialized tissue we will get. जैसे कि अगर हमने बोला nerves, तो nerves tissue are specialized for passing the messages. Messages को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम nerves करेंगे. Then हमने अगर बोल दिया muscles, तो muscles are mainly made for contraction and relaxation. And contraction and relaxation से क्या होता है? What is possible by these things? That is movement. तो मसल के ही वजह से मूवमेंट कराने का काम करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो वी कैन नॉट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैसेज और मूवमेंट एक ही इंसान नहीं कराएगा, मतलब एक ही टिश्यू नहीं कराएगा. मसल्स अपने एरिया में एक्सपर्ट है, दैट इज मूवमेंट कराने के लिए, और नर्व्स अपने एरिया में एक्सपर्ट है, दैट इज सेंसेशन के लिए, दैट इज कॉन्शियस क्रिएट करने के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू का, you can say the first paragraph में about unicellular, multicellular and all these things. So we are going to learn or we are going to read this paragraph. जो भी हमने अभी पढ़ा वो हम देखेंगे कि कैसे इस बुक में गिवन है सारी की सारी चीज़ें, और मैं वही बता रही हूँ जो बुक में है. So first thing that सिंगल सेल परफॉर्म ऑल दी बेसिक फंक्शन, जो मैंने अभी तुम लोग को बताया, सिंगल सेल सारे फंक्शन कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है. जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा, तो यहाँ पे ये मूवमेंट भी कर लेगी, ये फूड भी ले लेगी, ये गैसेस एक्सचेंज मतलब कि रेस्पिरेशन भी करा देगा, एक्सक्रीशन भी करा देगा, सारी चीज़ें किस कौन परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल सेल. And reason is very simple, because the body is very simple, so they don't reach many people for that, many cells for that. Now in multicellular organism we have millions of cells. Millions of cells will be specialized cell, and हर एक specialized cell अलग अलग function, जैसे nerves and muscles दोनों अलग है और दोनों अलग काम करेंगे. So बहुत different group of cells होते हैं जो एक particular function perform करेंगे. देन जैसे कि इन्होंने बोला है कि मसल्स में देख लो तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा और क्या कॉज करेगा, मूवमेंट. नर्व सेल्स देख लो तो ये मैसेज, ब्लड को देख लो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट, हॉर्मोन्स को इधर से उधर ले जाना, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके किडनी तक लाना, सारा काम ब्लड कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव लर्न हियर, दैट इज हाउ दी मल्टीसेल्युलर के एंड यूनिसेल्युलर के टिश्यूज काम कर रहे हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्लांट. तो प्लांट में हम देखेंगे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर एंड फूड कंडक्ट करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. देन वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिविजन ऑफ लेबर शो करते हैं. व्हाट इज डिविजन ऑफ लेबर? डिविजन मतलब होता है डिवाइड करना. डिविजन मतलब डिवाइड करना. डिवाइड मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनाना. तो बहुत सारे सेल्स डिवाइड किए और अब इन सेल्स को बोलेंगे कि तुम ये काम करो, इनको वर्क दे दिया जाएगा, तुम ये काम करो, अच्छा तुम दोनों ये काम करो. सो इनको लेबर मतलब काम दिया जाएगा. कब? जब बहुत सारे सेल्स होंगे तब. सो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब बहुत सारे सेल्स को डिवाइड करना, सो दैट कि वी कैन मेक देम वर्क. So, division of labor, cells specialized in one function are often grouped together in the body. Particular function is carried by cluster of cells. So हमें सबसे important ये point याद रखना है, कभी भी आप cell के definition में use कर सकते हो.
क्लस्टर ऑफ सेल डेफिनाइट एट अ प्लेस इन अ बॉडी, एक ही जगह पे प्लेस्ड हो सकते हैं और एक ही जगह पे अरेंज हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं टिश्यू। और ये क्यों एक ही जगह पे अरेंज होते हैं? क्योंकि इनसे हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, बेस्ट से बेस्ट काम करवा के लेना है। एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम, मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। So the best example for tissue is given here of cell which is similar in function and work together to achieve a particular function is called tissue. So this is the best definition for tissue, but we can also use this thing, that is group of cell, for at a definite place for highest possible efficiency in the function, and you can also write about the division of labor. So this is all about the first paragraph. Now we are going to learn the next thing what is given in this book. So before that I have to erase all that thing. Okay, so we are going to start with the new concept, that is from new paragraph. तो ये paragraph में क्या बोला है मैं आपको पहले से explain कर देती हूँ. Then we will going to read this paragraph. So in this paragraph they are telling you that how the plant tissue and animal tissues are different. Plant tissue और animal tissue में difference क्या होता है? So plant tissue में हम देखेंगे कि क्या होता है. Plant tissue is mainly, प्लांट कैसे होते हैं? दे आर स्टेशनरी, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही स्टेशनरी, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही उनके टिश्यूज हैं. दूसरा पॉइंट, दे आर फिक्स्ड, दे आर स्टैंडिंग अपराइट, मतलब फिक्स्ड, एक ही सीधे सीधे खड़े हुए हैं. तो बिकॉज दे आर नॉट मोबाइल, दे आर फिक्स्ड, सो दे नीड व्हाट? स्ट्रेंथ. सो दे रिक्वायर व्हाट? स्ट्रेंथ, or you can say support. So they require what? Support to stand like that only. So support के लिए हमें कुछ बहुत अच्छे kind of tissues होने चाहिए जो support करे. Yes. So they have dead tissue. Dead tissue is nothing but the supportive tissue. Dead tissue ही को ही क्या बोलते हैं? Supportive tissue. Why? Because these dead tissue is made up of a substance that is lignin. लिग्निन के डिपोजिशन से ये डेड हो जाते हैं सेल्स. जैसे कि ये सेल है, इसके ऊपर एक सेल वॉल है. अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्या? बहुत सारा लिग्निन का डिपोजिशन करा देंगे. अब बिकॉज यहाँ पे हमने पूरा लिग्निन बना के रख दिया है, सेल वॉल डिपॉजिट हो गया लिग्निन की वजह से, तो यहाँ पे खाना पीना अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आना जाना बंद. मतलब हम देखेंगे यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई चीज अंदर सेल के अंदर नहीं आएगी. तो ये सेल एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? डेड. और यहाँ पे पूरा ये पिंक कलर का मतलब लिग्निन स्टोर हो गया. स्टोरेज की वजह से इसमें क्या मिल जाती है? स्ट्रेंथ. तो ये देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब सब अब स्ट्रेंथ हो गया. दैट मीन सपोर्ट के लिए अच्छा है. किसके? प्लांट के लिए. सो वी हैव स्टडीड दिस थिंग. नाउ सेम गोज विद द एनिमल टिश्यू. एनिमल इज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो एनिमल कैसा होता है? दे आर मोबाइल और दे शो मूवमेंट. वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. दूसरी पॉइंट, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट अपराइट, दे आर मूविंग, दे आर फ्लेक्सिबल. सो दे नीड टू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी लगेगा उनको. दूसरी चीज, अब एनर्जी ले रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो यहाँ पे सेल्स कैसे हो जाएंगे? लिविंग. तो यहाँ पे ऑल अराउंड यू विल गेट अ लिविंग सेल्स. ओके, सो हियर यू हैव डेड, हियर यू हैव लिविंग. नाउ दिस टिश्यू, लिविंग टिश्यू तुम्हें जो हमें मिलेगा वो हेल्प करेगा एनिमल के लिए. द सेकेंड पॉइंट इज, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर मूविंग विथ दिस इज दे हैव सम लोकलाइज्ड सेल्स. तो एक तो हमने देखा सपोर्टिव टिश्यू, डेड टिश्यू. नाउ localized cell, मतलब what? So we have, plants have some location or some area or some region where we have different types of cells where they will show what? Growth. These localized cells will show growth particular at a particular location. We are going to learn this in later things. So location, but यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्या? No. While in animal cell they have uniformly arranged cell. So cells grow uniformly, means
हर एक पार्ट पे, हर एक रीजन पे, मतलब अगर सपोज करो हैंड के रीजन पे सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फीट पे। जैसे अभी यहाँ पे हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के टिप पे हमें मिलेंगे बहुत सारे टिश्यूज जो ग्रो लेंथ बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे केम्बियम मिलेगा जो गर्थ बढ़ाएगा। बट हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई है तो मान लो ये है कोई, तो ऐसा नहीं है ना कि इसकी हाइट बढ़ाने के लिए इसके सर पे कोई टिश्यूज है या इसकी टिप पे कोई टिश्यूज है, ऐसा तो नहीं होता है, या इसका मोटापा बढ़ाने के लिए इधर कोई टिश्यूज है। सो वी डोंट हैव लाइक दिस arrangement. So we don't have any localized cell. We have a uniformly arranged cells which will grow from everywhere. So this is all about the difference between these cells. तो हमने एक difference क्या देखा, localized cell होते हैं जिसकी सबसे important है, and ये किसकी बात कर रहे हैं आगे चल के हम देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं ये लोग, कि वही लोग localize हो जाते हैं। और भी लोकलाइज होते हैं बट मेरिस्टेमेटिक में ज़्यादा हम देख सकते हैं। देन ये डेड टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दे आर लिविंग नॉट डेड, ये मूवमेंट करते हैं, ये स्टेशनरी होते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे वो फिक्स्ड है। So this is all about the paragraph which they are saying. So we are going to just read this paragraph and we'll get this all these things. तो difference हम देखेंगे plant and animals. So plant are stationary or fixed, they don't move, they are upright, they have large quantity of supportive cells, that means the dead cell, that is the dead cell जो strength provide करेगा। देन एनिमल्स के पास हम देखेंगे कि वो फूड के लिए, मेट के लिए, शेल्टर के लिए घूमते रहता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। एनर्जी की वजह से हम बोलते हैं कि वो लिविंग है। बिना एनर्जी तो वही प्रोड्यूस करेगा ना जो लिविंग है। जो डेड है वो क्या एनर्जी, उसे ना खाने से मतलब है ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करने से मतलब है। देन डिफरेंस देखेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ में। पैटर्न ऑफ ग्रोथ में क्या डिफरेंस है कि कुछ जगह प्लांट्स में लिमिटेड ग्रोथ देखी जाती है, लिमिटेड सर्टन रीजन पे ही ग्रोथ मिलता है। लोकलाइज सेल इन्हीं को बोलते हैं। ये लोकल एक रीजन लोकेशन फिक्स हो जाता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो सम टिश्यूज आर थ्रू आउट द प्लांट्स में, कुछ लोग हमेशा ग्रो करते डिवाइड करते रहते हैं लेकिन एट अ सर्टन रीजन। तो दिस इज लोकेशन इज फिक्स्ड। नाउ इनकी कैपेसिटी के ऊपर प्लांट में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट का क्लासिफिकेशन के टाइम पे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल्स में यूनिफॉर्मली अरेंज सेल्स है, वहाँ पे कोई लोकेशन फिक्स नहीं है कि यहाँ पे डिवाइड करना है यहाँ पे नहीं करना है, एज लाइक इन प्लांट। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज बॉडी। तो हम देखेंगे यहाँ पे सब स्पेशलाइज होते हैं, लोकलाइज होते हैं इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इन कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो हमारे एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है देन दी प्लांट। एंड द फंडामेंटल डिफरेंस ये दोनों के बीच में है कि इनकी फीडिंग हैबिटेट्स डिफरेंट, फीडिंग मेथड डिफरेंट होता है। फिर ये कैसे अडेप्ट करते हैं, ये अलग तरीके से ये रहते हैं अलग तरीके से। जैसे कि ये सेडेंट्री है बट हम लोग सेडेंट्री नहीं, हम लोग लोकोमोशन है, तो हमारे सेल्स भी वैसे ही है। सो तो ये कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, हम लोग को ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स थिंग्स अबाउट प्लांट्स एंड, तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, दैट इज प्लांट टिश्यू, द नेक्स्ट थिंग। So starting with the plant tissue, we have to learn this activity. The activity is very simple. यहाँ पे एक हमने 2 जार लिया है, जार में पानी डाला है, पानी में हम देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद ये रूट्स उसके ग्रो करेंगे, क्योंकि टिप पे कुछ टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट हमने एक दूसरे प्लांट का क्या किया, सेम ग्रोथ हो रही थी लेकिन हमने यहाँ से टिश्यू काट दिए। टिश्यू काटने के बाद जब हमने चेक किया 2 दिन बाद, तो पता चला कि इसकी तो ग्रोथ हुई बट इसकी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये नहीं हुई क्यों, क्योंकि हम जो ग्रोथ कराने वाले टिश्यू थे उन्हीं को कट करके हटा दिया है। तो यहाँ से नहीं हटे थे तो यहाँ पे ग्रोथ दिखी, यहाँ पे नहीं दिखी। तो हम मेजर कर सकते हैं कि ग्रोथ। तो अब हमें देखेंगे कि ये कौन से सेल्स थे जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और जिनको काट देने से या हटा देने से इनकी ग्रोथ रुक गई। सो द फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके बारे में ये लोगों ने ये एक्टिविटी के थ्रू समझाया है। सो अभी इनको ये प्लांट का समझाएं इससे पहले मैं आपको बता सकती हूँ। तो प्लांट टिश्यू में हमें इन एंड ऑल पढ़ना क्या है, प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो पहला क्लासिफिकेशन प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और दूसरा नाम क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है, कोई फंक्शन का काम नहीं करते हैं, सिर्फ डिवाइड करने का काम करते हैं। तो द फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक्स के भी टाइप है,
that is apical. Then second is lateral, and the third is intercalary. So these all are tissues. तो हमने सबसे important पढ़ लिया. There are two types of the plant tissue is divided into two types. Plant tissue is divided into two types. The first is meristematic, and the second will be the permanent. Permanent meristematic tissue. Permanent plant tissue, not meristematic tissue. So we have seen the first thing, that is meristematic tissue, and the second is permanent tissue. और परमानेंट में हम देखेंगे कि क्या है परमानेंट में. परमानेंट मतलब ये लोग कोई भी काम डिवीजन का नहीं करने वाले. इन्होंने अपने आप को रिजिड बना लिया है, एक फंक्शन ले लिया है और बोलेंगे कि ये जिंदगी भर में यही काम करने वाला हो. मतलब मैं ग्रो नहीं करूंगा, सिर्फ ये काम परफॉर्म करने के लिए मैं जिंदा रहूंगा. तो ये लोग कुछ काम करते हैं, अब इनके काम के बेसिस के ऊपर इनके नाम दिए गए हैं और ये तीन चीज में डिवाइड होते हैं. ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होंगे. सॉरी, ये परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक तो बोलते हैं सिंपल एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स. सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ देयर इज अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है. सिंपल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेल्स एक जैसे हैं, मतलब दे हैव n नंबर ऑफ टिश्यू, लेकिन वो n नंबर ऑफ टिश्यू कैसे होंगे, सेम, एक जैसे दिखेंगे और एक ही काम करेंगे. यहाँ पे क्या होगा, n नंबर ऑफ टिश्यू बट दे आर डिफरेंट. हमें बहुत अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स. और इसमें एग्जाम्पल क्या है, द फर्स्ट टिश्यू इज जाइलम. कॉम्प्लेक्स में भी एग्जाम्पल है टाइप्स, दैट इज जाइलम. द सेकेंड विल बी फ्लोएम. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इन्होंने परमानेंटली, जाइलम ने बोल दिया है कि मैं वाटर कंडक्शन का काम कराऊंगा. इसने परमानेंटली बोल दिया मैं फूड के कंडक्शन का काम कराऊंगी. सो देयर इज परमानेंसी. व्हाई? बिकॉज दे आर परमानेंटली परफॉर्मिंग वन सिंगल फंक्शन. एंड दे आर कॉम्प्लेक्स क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर जाइलम बनाएंगे और बहुत सारे लोग टिश्यू मिलके फ्लोएम बनाने वाले. सिंपल भी परमानेंट है क्योंकि ये भी एक ही काम करने वाले हैं. तो सिंपल में लोग एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए सिंपल. तो हम देखेंगे सिंपल में क्या है. द फर्स्ट इज पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू. And the second will be collenchyma, simple collenchymatous tissue. The third will be sclerenchyma. So हमने देखा सिंपल के तीन टाइप्स, कॉम्प्लेक्स के दो टाइप. और ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स किसके पार्ट है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हमने कहाँ से पढ़ा है, इट इज परमानेंट के पार्ट. तो परमानेंट देन मेरिस्टेमेटिक. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हम एक बार ही रिवाइज कर सकते हैं अभी तक जो क्लासिफिकेशन है. सो क्लासिफिकेशन में हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and plant tissue divided into meristematic tissue and then permanent tissue. Meristematic divided into apical, lateral, intercalary. Then permanent is divided into simple permanent and complex permanent. Simple is divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex is divided into xylem and phloem. So this is all about the whole chapter. तो हम पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट इनके बारे में पढ़ेंगे. So we are going to start with the first thing, that is meristematic tissue. Meristematic tissue is also known as a growing tissue or dividing tissue. पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं. तो ये इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है. देन कैरेक्टरिस्टिक है, दिखते कैसे हैं. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. देन सेल वॉल थिन होता है. लास्ट वैक्यूल एब्सेंट होता है.
absent or you can say not found. So why these characters are given here? So हम कभी भी कोई सेल पढ़ते हैं तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं एंड देन बीच में उसके न्यूक्लियस पढ़ते हैं. कभी भी सेल की चर्चा करोगे या सेल को पढ़ोगे तो साइटोप्लाज्म डिस्कस करोगे एंड न्यूक्लियस डिस्कस करोगे एंड फिर आता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. तो तीन चीजें यहाँ पे इन तुमको याद रखनी है. साइटोप्लाज्म डेंस होता है. डेंस इसलिए होता है क्योंकि उनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना. अब एक से दो जब डिवाइड कराओगे तो साइटोप्लाज्म तो होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड क्या कराओगे. तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए यू शुड हैव डेंस साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस शुड बी प्रोमिनेंट क्योंकि न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है यहाँ पे डॉटर सेल के पास, तो इसलिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता है, मतलब अच्छा खासा न्यूक्लियस दिखेगा. देन सेल वॉल शुड बी थिन, तो वो बहुत इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये लोग एक से दो बन जाएंगे क्योंकि सेल वॉल थिन होगा. वैक्यूल एब्सेंट. वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब स्टोरेज करना ही नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे. मान लो इसको मैंने बोल दिया कि चल तू ग्लूकोज स्टोर कर, पता चला कि इसको बोला था ग्लूकोज स्टोर करने के लिए, 2 मिनट बाद आऊंगी तो 20 सेल मिलेंगे. अब कौन से इसको मैंने ग्लूकोज दिया था पता ही नहीं है. तो ग्लूकोज ये स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि इसका काम है डिवाइड करना, तो ये रुकने वाला है नहीं कि ग्लूकोज स्टोर करके तुमको तुम्हारे लिए रखे रहे. So this is all about the characteristic of meristematic tissue. Now we are going to learn about the types of meristematic tissue. So types of meristematic tissue. So types हम देखेंगे meristematic tissue. First type is apical. Apical meristematic tissue. We can see with this diagram also. Apical meristem found where? At the apical region. That means at the tip of root and shoot. Location is fixed. तो ऊपर टिप पे रह के ये लोग कर क्या रहे हैं? टिप पे रह के ये लोग प्राइमरी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हाइट. इट विल इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट. increases. Okay, so this is all the function of primary or you can say apical meristem. Now the second is intercalary meristem. अब intercalary का function क्या होता है? Intercalary, can you see the location here और here? तो ये होता है nodes. इस nodes के पास से हमें क्या मिलेंगे? जहां से एक नया ब्रांच आ रहा है इसको बोलते हैं what? It is nodes. तो नोड्स के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम. सो एट नोड्स यू विल गेट इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड नया नया ब्रांचेस और क्या? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वगैरह एक्सेट्रा. यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दी नोड्स. एंड नोड्स के यहाँ पे कौन से मेरिस्टम है जो ग्रोथ का काम कराएंगे? इंटरकैलरी. सो हम देखेंगे एक अगर ऐसे प्लांट लिया मैंने, मान लो ऐसे एक प्लांट लिया, तो प्लांट का ऊपर का जो हाइट बढ़ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल. और जो यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं, जो यहाँ से ये ब्रांच जो निकला ये वाला पार्ट, ये किसकी वजह से होता है? इंटरकैलरी. और अगर ये प्लांट बहुत अच्छा खासा मोटा तगड़ा है तो यहाँ पे होगा लेटरल. तो अभी हम लोग लेटरल देखने वाले हैं कि लेटरल में क्या होता है. तो लेटरल देखो यहाँ पे, लेटरल कहाँ पे है लोकेशन? लेटरल साइड एट दी पेरीफेरी. पेरीफेरी मतलब मार्जिन की तरफ यहाँ पे. ये लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम होता है कैम्बियम. ये सिर्फ कहाँ मिलता है? डाइकोटिलीडोनस प्लांट. डाइकॉट्स में देखने को मिलता है. डाइकॉट मतलब मैंगो, देन जो भी मोटे ताजे पेड़ होते हैं उनमें मिलेगा हमें कैम्बियम. कैम्बियम का काम क्या होता है? इट इज फाउंड लेटरल एट द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट. लेटरल साइड ऑफ द स्टेम लोकेशन है इसका. फंक्शन क्या होगा? इट विल increases the girth of the plant or you can say the diameter of the plant. girth of stem, मोटापा बढ़ाने के लिए. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डायमीटर बढ़ाने के लिए. सो जो हमें लकड़ी मिलती है एक्चुअली वो लकड़ी किसके वजह से होता है? दैट इज ऑल डेड बट इट इज बिकॉज ऑफ द कैम्बियम और यू कैन से लेटरल मेरिस्टेम. बाद में वो डेड हो जाता है तो लकड़ी मिलती है. सो जो लकड़ी वाले प्लांट है वहां पे हम बोल सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम का वो रिजल्ट है. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दैट इज 3 टाइप के मेरिस्टेम: एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. एपिकल प्राइमरी ग्रोथ,
लीटरल। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि होता है गर्थ इंक्रीज करना, मोटापा। पहला प्राइमरी फंक्शन होता है कि तो पहले हाइट बढ़ा लो, सेकेंडरी फंक्शन होता है मोटापा बढ़ा लो। तो ये दो काम कौन कर रहा है, एपिकल एंड लीटरल। ये मोटापा बढ़ाने के लिए या हाइट बढ़ाने के लिए टिप ऑफ द रूट्स पे मिलेगा, और ये लेटरल साइड ऑफ स्टेम पे मिलेगा। नाउ ब्रांचेस वगैरह घना होने के लिए वी हैव नोड्स, एंड नोड्स में ही क्या होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। ये सेल्स का नाम क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो जो कि फ्लावर एंड ब्रांचेस नया नया उगाने के लिए होंगे। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत अच्छे से बतानी है आप लोगों को, दैट इज ग्रासेस के बारे में। अभी जैसे हमें ग्रासेस पता है, ग्रासेस को खाने के लिए कौन आते हैं, कैटल्स। तो कैटल्स ऊपर के ग्रासेस, मान लो ऐसे ग्रासेस है, तो इनको ऊपर से ऐसे चर देंगे, ये खत्म। तो अब इनका ग्रोथ कैसे होगा, हाउ द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस पॉसिबल। यहीं पे खत्म हो जाएंगे तो ग्रो कैसे करेंगे। जैसे हमने अनियन रूट का एग्जांपल देखा, वो तो ग्रो ही नहीं किया क्योंकि उसने मेरिस्टेम पूरा खत्म कर दिया, एपिकल मेरिस्टेम खत्म। एपिकल मेरिस्टेम जब खत्म हो गया तो ग्रोथ कैसे होगी। तो यहाँ पे इनके होते हैं कौन से, नोड्स, और नोड से निकलता है नया व्हाट कैन से ब्रांचेस, एंड वो ब्रांचेस फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फिर वो नया ब्रांचेस, नए रूट्स, नए नया नया ब्रांचेस बनेगा कहाँ से, इंटर कैलरी। सो इंटर कैलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कैलरी मेरिस्टेम responsible, even the cattles has what you can say एपिकल मेरिस्टेम खत्म कर दिया, उसके बाद भी ग्रोथ हो रहा है ग्रासेस में just because of that. So this is all about the meristematic tissue. Hope you have learned a lot about this. Now we are going to start मेरिस्टेमेटिक के बाद डिवाइडिंग सेल। अगर अपने काम को छोड़ देंगे, वो लोग बोलेंगे कि मैं बोर हो गया अब डिवाइड करते करते, अब मुझे परमानेंट चीजें करनी है। अब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गई, मुझे कुछ प्रोफेशनल वर्क करना है। सो दैट विल बी दी नेक्स्ट थिंग, दैट इज मेरिस्टेम के बाद से वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो हम एक बारी रीड कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू रीड, एक बारी हम चैप्टर रीड कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। सो इन्होंने बोला है, देखो मेरिस्टेमेटिक से डिवाइडिंग टिश्यू इनको बोलते हैं, ठीक है। देन ये जहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके हिसाब से उनका नाम है। तो एपिकल है क्योंकि टॉप पे है, लेटरल है, इंटरकैलरी है। देन ग्रोथ उनका काम है, मैच्योर, स्लोली चेंज होता है, एंड ये डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट। डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग होना, अपने आप को अलग बनाना। पहले सारे के सारे डिवाइड कर रहे थे, अब अलग हो जाएंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होगा, रूट्स एंड स्टेम को इंक्रीज करना, लेंथ इंक्रीज करना स्टेम एंड रूट्स का। गर्थ कौन इंक्रीज करेगा, इट इज लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम, किसका, स्टेम एंड रूट्स का। इंटरकैलरी मसल लोकेटेड कहाँ पे होंगे, नोड्स के पास, तो वहाँ का काम करेंगे, ब्रांचेस वगैरह को डेवलप कराएंगे। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक साइटोप्लाज्म डेंस है, सेल्यूलोज वॉल्स बहुत ही थिन है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट है, वैक्यूल्स है नहीं, और वैक्यूल्स क्यों नहीं है मैंने बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द परमानेंट सेल। तो परमानेंट सेल का हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, परमानेंट सेल का काम क्या है। तो परमानेंट सेल देखो, यहाँ पे हमने ये देखा, द ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अगर कोई डिवाइडिंग सेल था, कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड कर रहा था, और अब उसने बोल दिया है कि मैं अब डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं परमानेंटली एक कोई टास्क कंप्लीट करूंगा और रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा एक काम के प्रति, तो वो हो जाएंगे क्या, वो अपने आप को इन सारे डिवाइडिंग सेल में भेड़ चाल से डिफरेंशिएट कर लेता है, एक परमानेंट सेल बन जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस, एंड यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी इन लैब, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हमने देखे थे, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप। तो हम पहले देखने वाले हैं पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, मोस्टली स्टोरेज का काम, और ये अनस्पेशलाइज्ड है, ये कुछ भी बन सकता है बाद में। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ अगर इसने फूड स्टोर किया तो बेचारा पैरेन्काइमा, अगर इसने फूड के जगह पे क्या स्टोर कर लिया, क्लोरोफिल, अगर इसने क्लोरोफिल स्टोर कर लिया तो इसी पैरेन्काइमा को हम बोलने लगेंगे दैट इज क्लोरेन्काइमा।
काइमा। तो पैरेनकाइमा अगर क्लोरोफिल स्टोर कर रहा है तो हम बोलेंगे कोलेनकाइमा। अगर यही पैरेनकाइमा क्लोरोफिल को छोड़ के या फूड को छोड़ के एयर स्टोर करने लगा और एयर स्टोर करके क्या देगा, बायंसी। बायंसी मतलब फ्लोट कराएगा लीव्स को या प्लांट्स को, तो हम बोलेंगे कि इसने एयर स्टोर किया है, इसलिए अब इसका नाम पैरेनकाइमा छोड़ा के क्या बना देंगे, एरेनकाइमा। So there are parenchyma divided into, this is parenchyma divided into collenchyma and erenchyma. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल स्टोर किया फूड को छोड़ के तो क्लोरेनकाइमा, एंड एयर स्टोर किया तो एरेनकाइमा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पैरेनकाइमा। अब हम पैरेनकाइमा की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि पैरेनकाइमा, तो टाइप्स तो देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज। दिस इज द पैरेनकाइमा कैमेटस सेल। अब ये पैरेनकाइमेटस सेल कैसे होते हैं, ये लूजली अरेंज्ड है, कैसे दिख रहे हैं तुमको, सो लूजली अरेंज्ड सेल। अब लूजली अरेंज्ड होंगे तो मुझे बताओ स्पेस इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत होगा, यस। तो दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर, मतलब दो सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। काम क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड। और इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है तो इनके होंगे थिन सेल वॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि इन लोगों ने क्या बोला है। तो देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल इज वेरी मच सिंपल। तो ये अनस्पेशलाइज है, मतलब ये किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाता है। थिन वॉल सेल वॉल है जो कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है उनको। लिविंग सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये लिविंग सेल है। लूजली अरेंज है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया, लूजली अरेंज है, इसलिए स्पेस, दस द लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरसेल्युलर स्पेस, क्योंकि हम इसी को पढ़ने वाले हैं आगे चल के, यही कंपैरिजन में आएगा इंटरसेल्युलर स्पेस बाकी में कैसे है और इनमें क्या है। देन this is the ground tissue and mostly stores food. So this is all about what, permanent tissue. तो यहाँ पे बोला है कि अगर क्लोरोफिल स्टोर कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो इसको क्लोरेनकाइमा बोल दो। अगर एयर स्टोर कर रहा है, एयर कैविटीज है, और ये फ्लोट करने में लीव्स को, जैसे कि लोटस, लोटस का लीफ, तो कहाँ क्या होगा उसके पास, वो पैरेनकाइमा को नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरेनकाइमा है। दिस इज ऑल अबाउट। और दूसरा क्या है, यस, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया पैरेनकाइमा। नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट, दैट इज कोलेनकाइमा। तो नाउ व्हाट इज कोलेनकाइमा, कोलेन, क्लोरेन नहीं है, कोलेन है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इनके जैसे ही सेल्स होंगे, बस डिफरेंस होगा ये कि ये मान लो कोलेनकाइमा है, सॉरी कोलेनकाइमा तो ऐसे होता है, so this is कोलेनकाइमा। So how the cell is being arranged? Cell is not loosely arranged. They are compactly arranged. तो बहुत सारे सेल्स एकदम चिपक चिपक के बने हुए हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज। अब आप बताओ कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे अगर सेल्स, तो यहाँ पे स्पेस कैसा होगा, तो लेस और रेयर और लिमिटेड। व्हाट लिमिटेड, इंटरसेल्युलर स्पेस, दो सेल के बीच बीच का, सॉरी, दो सेल के बीच का स्पेस, दैट इज इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी लेस। तो ये दो पॉइंटों का अरेंजमेंट के हिसाब से हो गए। देन द विल नेक्स्ट विल लर्न दैट कि यहाँ पे हमें बीच में बहुत बड़ा सा क्या मिलेगा देखने को, वैक्यूल। तो हमें यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा सा क्या मिलेगा, वैक्यूल, क्योंकि इनका काम होता है स्टोरेज का। देन इनके पास और क्या काम है, ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। देन ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल होगा, एंड ये भी हैं क्या, लिविंग, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है बहुत सारे सेल्स कैसे होते हैं, डेड प्लांट्स के, तो ये है क्या, लिविंग। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रीन भी कलर इसमें दिखेगा
तो ग्रीन कलर की वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब क्लोरोफिल भी है इनके पास। देन वैक्यूल है इनके पास बीच में, बहुत बड़ा वाला वैक्यूल, जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये यही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनके इनके कॉर्नर पे एक चीज का डिपोजिशन होता है। इनके सेल वॉल होंगे, सेल वॉल के कॉर्नर पे एक चीज डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लिग्निन। सो हियर एट द कॉर्नर ऑफ दीज सेल्स, सेल वॉल के कॉर्नर पे व्हाट यू कैन सी, द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जो इनको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। So like this, the most important point, the corner of what, of cell wall of collenchyma is deposited by what, lignin। लिग्निन से क्या मिलेगा इनको, स्ट्रेंथ। तो अभी सारा फंक्शन इस पे ही डिपेंड करेगा। बिकॉज ऑफ लिग्निन दे हैव स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनके पास मिलेगी। स्ट्रेंथ की वजह से दे विल हेल्प फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए काम में आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, बेंडिंग कर सकता है प्लांट, प्लांट्स कैन बेंड, फ्लेक्सिबल होगा, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे फंक्शंस होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिग्निन डिपोजिशन। कहाँ पे, सेल वॉल के पास। बाकी आपको वैक्यूल दिखेगा, क्लोरोफिल होगा ही, तो ये लिविंग है। इंटरसेल्युलर स्पेस कैसे अरेंज है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी कोलेनकाइमा। सो हम देखेंगे, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि कोलेनकाइमा के बारे में क्या बोला गया है। तो कोलेनकाइमा में देख सकते हैं, इट अलाउज, टेंड्रिल्स के पास होगा स्टेम लोकेशन, क्लाइंबर्स विदाउट, क्योंकि इनको चाहिए हेल्प एक जगह से दूसरी जगह पकड़ पकड़ के, सपोर्ट पकड़ के चढ़ते हैं, तो ये क्लाइंब कर सकते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। तो ये ब्रेक नहीं होंगे, द टिश्यू विल नॉट ब्रेक, दे विल जस्ट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट। इनको मैकेनिकल सपोर्ट किसको मिलेगा, टेंड्रिल्स ऑफ स्टेम एंड क्लाइंबर, दैट इज द लोकेशन। और कहाँ मिलेंगे, लीफ स्टॉक के बिलो, मतलब पेटियोल्स में। जैसे कि ये लीफ है, तो इस इधर तुम्हारा क्या है, दैट इज कोलेनकाइमा, सपोर्ट के लिए। देन दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। थिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन है लिग्निन का। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बात कर लिया, क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। वैक्यूल होगा, ये आगे हम देखेंगे इन द डायग्राम। एंड ये थिकंड है कैसे, बिकॉज ऑफ लिग्निन। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, तो यहाँ पे हमें याद रखना है लोकेशन, लीफ स्टॉक, then climber and tendrils, क्योंकि इनको चाहिए सपोर्ट दूसरी तरफ जाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कोलेनकाइमा। नाउ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, जैसे हमने देखा अभी तक कि जो सेल वॉल था उसके कहीं कहीं कॉर्नर पे हमने देखा डिपोजिशन है लिग्निन का, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। ये अंदर के सेल्स है और ये पूरे डिपॉजिट है किससे, लिग्निन से। द सेल वॉल इज ऑल कंप्लीटली डिपॉजिटेड बाय व्हाट, लिग्निन। अब लिग्निन इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा कि सेल अंदर के क्या हो जाएंगे, डेथ। अभी डेथ कैसे होगी, हमने आपको पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि अंदर से ना, अंदर से कोई बाहर जा पा रहा है, ना अंदर से कोई बाहर जाया, ना बाहर से कोई अंदर। तो जिसकी वजह से सेल का आना, खाना पीना, सब कुछ जाना आना रुक गया। रुक जाने की वजह से ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कैसे हो गए, डेड। अब डेड कोई भी हो गया कैसे, बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। अब ये कॉर्नर पे नहीं है, कहाँ है लिग्निन का डिपोजिशन, डिपोजिटेड completely throughout the cell wall, throughout the सेल वॉल को पूरा का पूरा लिग्निन से डिपॉजिट कर लिया गया, इसीलिए ये लोग डेथ हो गए। अब इनका काम क्या होगा, लिग्निन का काम होता है सेक्स सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट का काम होगा इनका, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट।
कहाँ मिलेंगे ये लोग? दे यू कैन गेट दिस इन दी, यहाँ पे देखो कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, यू विल गेट दी हस्क ऑफ कोकोनट के बाद जहाँ पे भी प्लांट हार्ड एंड स्टिफ होगा वहाँ पे मिलेगा। तो हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट की जो फाइबर होते हैं ना जिसको छील के भगवान के इधर फोड़ा जाता है, तो जो फाइबर होता है दैट इज हस्क, तो वहाँ पे हमें कोकोनट में मिल जाएगा। दे आर मेनली डेड, नैरो सेल वॉल और थिकन ड्यू टू लिग्निन, तो नैरो सेल वॉल होते हैं और लिग्निन की वजह से वो एकदम थिक हो जाते हैं। इंटरनल स्पेस क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज है ना, तो कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता इनके बीच में, और वो सारा स्पेस फिल कर देता है लिग्निन। देन कहाँ पे मिलेंगे? द लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू विल गेट इट स्टेम के पास, वेस्कुलर बंडल के पास, वेन्स के पास, लीव्स के पास, हार्ड कवरिंग ऑफ स्टेम एंड सीड्स एंड नस्ट। तो ये है इनका फंक्शन। कहाँ मिलेंगे ये? तो यू विल गेट द लोकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो वेन्स, what is veins of leaf? अगर ये लीफ है तो this part, sorry, this part and this part is what veins, ये क्या है? इसका veins। तो veins of leaves you will get। then vessels के इधर, vessels मतलब xylem and phloem के इधर। then where you will get the this thing, that is seeds and nuts के wall पे। this is location। और कहाँ पे मिलेगा? so स्टेम के पास मिला, कवरिंग ऑफ यस वेस्कुलर बंडल, यस, तो यहाँ पे एक स्टेम भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दी थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल। तो हमने पहले देखा क्या? पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा के बारे में, दिस इज अबाउट पेरेनकाइमा। देन वी हैव लर्न अबाउट व्हाट क्लोरेनकाइमा, तो दिस इज अबाउट क्लोरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा। देन उसके बाद से हमने देखा स्क्लेरेनकाइमा। So this is about sclerenchyma. But before reaching to the complex, we have to learn something which is given in your textbook, that is about the epidermis. So as you can see here, this is parenchyma, this is parenchymatous tissue, then this is collenchyma। यहाँ पे तुम्हें कॉर्नर पे डिपोजिशन मिल जाएगा लिग्निन का सेल वॉल पे। दिस इज collenchyma which is giving the strength, mechanical strength so that they can bend, and this is sclerenchyma जहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खाली है, and this red color is a deposition of what? lignin। this is the lignified thick wall or narrow lumen, ये है तुम्हारा longitudinal section, and this is transverse section। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स का मतलब, अगर ये एक टिश्यू को ऐसे कट किया तो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल, एंड अगर इसी सेल को अगर ऐसे कट किया तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे दिखेगा स्क्लेरेनकाइमा, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ऐसे दिखेगा। दिस इज कोलेनकाइमा जहाँ पे लिग्निन डिपॉजिटेड है एट द सेल वॉल के कॉर्नर पे। ये है पेरेनकाइमा जहाँ पे वो स्टोरेज का काम करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट कैन से simple permanent tissue। now for we are going to learn the complex permanent tissue, but before reaching to the complex permanent tissue, that is this thing, we are going to learn this about the epidermis। so what is epidermis? epidermis के बारे में क्यों बताया गया है, what is the role of epidermis, ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? so epidermis कुछ नहीं होता है, the first layer of the cell, मतलब एक लीफ का जो पहला लेयर होता है दैट इज एपिडर्मिस। जैसे हमारे लिए स्किन है एपिडर्मिस, वैसे ही यहाँ पे एपिडर्मिस होता है द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल। तो फर्स्ट लेयर एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। एपी मीन्स ऊपर, अपर, and dermis means layer। the first layer will be the epidermis। epidermis में ही हमें क्या मिल जाता है? stomata। stomata which is regulated by the guard cell, kidney shaped cell, which are there for what? exchange of gases। stomata का काम क्या है? exchange of gases, that is कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना so that they can prepare their food, and ऑक्सीजन को बाहर देना जो कि बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा काम स्टोमेटा का क्या होता है? दैट इज evaporation, or you can say evaporation of water vapor, that is transpiration। evaporation of water vapor
in the gaseous form, the water is in the gaseous form, that is also known as transpiration. तो ये हमें कहाँ मिलेगा स्टोमेटा? दैट वी विल सी इन द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द लीफ. तो हम कैसे बोल सकते हैं एपिडर्मिस क्या होता है? जैसे कि ये लीफ है, तो लीफ का अगर मैं इतना सेक्शन लूंगी, तो ये सेक्शनिंग को जब जूम करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे सेल्स के, और ये सेल्स के लेयर्स पे हम देख सकते हैं, ये सेल्स के लेयर्स होंगे. ये द फर्स्ट लेयर इज ओनली नोन एज एपिडर्मिस. और यहाँ पे तुम्हें एपिडर्मिस पे क्या मिलेगा? हमें एपिडर्मिस में मिलेगा अ किडनी शेप स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा जो कि पोर बनाते, दैट पोर इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल. स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपन करने का काम कौन करेगा? दैट इज गार्ड सेल. गार्ड सेल इज अ kidney shaped structure in dicot and dumbbell shaped structure होता है in monocots. This is about stomata which is very important transpiration के लिए and exchange of gases के लिए. So ये सब एक्टिविटी के थ्रू हमें बताया गया है, दैट इज 6.3 एक्टिविटी में, कि कैसे एक रोइयो प्लांट लेना है, वहां से उसे क्रश करना है, स्ट्रेच करना है, फिर उसे क्रश करना है, उसके पील को निकालना है, एंड देन स्किन को निकालने के बाद या पील को निकालने के बाद वाटर पेट्री डिश में वाटर के साथ डालना है, फिर सेफ्रिन में उसे डुबोना है. सेफ्रिन में डुबोने के बाद से यू विल गेट द कलर एंड देन यू कैन सी द स्टोमेटा under the microscope. So this is all about the epidermis. Now epidermis में भी कुछ important चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए. तो अभी तक हमने एपिडर्मिस समझा है कि एक फर्स्ट लेयर होती है और जहाँ पे हमें स्टोमेटा आराम से दिख सकता है. नाउ इस एपिडर्मिस में हम देखेंगे, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है कहाँ पे? नॉर्मल प्लांट में. लेकिन अगर वो ड्राई हैबिटेट में है तो दैट विल बी द थिकर. तो दैट मीन्स हम देखेंगे नया पॉइंट क्या मिला. एपिडर्मिस ऐसे तो कैसा होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. लेकिन अगर ये डेजर्ट प्लांट है तो कैसा मिलेगा? इन डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस होगी मल्टी लेयर. व्हाई इट इज मल्टी लेयर? क्योंकि एज हमने अभी देखा कि सिंगल लेयर में ही क्या मिल जाएगा? ऊपर ही स्टोमेटा. अगर स्टोमेटा ऊपर रहा तो डेजर्ट प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस करेंगे. इसीलिए मल्टी लेयर सेल्स के जैसे स्टोमेटा इज संकन स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा अंदर चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे लेयर ऊपर है. तो जैसे ऐसे ये सेल बनाया हमने एपिडर्मिस का, स्टोमेटा को कहीं इधर बिठा दिया क्योंकि ऊपर बहुत मल्टी लेयर क्या है? एपिडर्मिस. स्टोमेटा कहाँ है? अंदर. तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज माई स्टोमेटा. इफ दिस इज स्टोमेटा, तो पोर यहाँ पे क्रिएट हुआ और पानी इसलिए कम उड़ेगा. पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो बहुत कम रिलीज होगा. तो हम वाटर लॉस कम करने के लिए वी हैव व्हाट? मल्टी लेयर ऑफ स्टोमेटा वेयर इन डेजर्ट प्लांट. सो वी कैन सी हियर सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होते हैं. आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं. लेकिन अगर पानी ड्राई हैबिटेट में अगर देखेंगे तो दैट विल बी थिकर. थिकर क्यों है? क्योंकि वाटर लॉस कम करना है इन डेजर्ट प्लांट्स में. नाउ एपिडर्मिस के बाद हम पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस का इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस? व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस एपिडर्मिस? तो एपिडर्मिस से रिलेटेड हम बात देखेंगे दैट इट विल सिक्रीट अ वैक्सी लेयर. कौन? एपिडर्मिस, जो कि वाटर रेजिस्टेंस का काम करेगा टू देयर आउटर सरफेस. सो मान लो अगर आपने पढ़ा, हमने ये देखा कि एपिडर्मिस है, तो ये एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स बनेगा. दिस इज नोन एज वैक्सी लेयर. ये वैक्सी लेयर का काम क्या होता है? ये दिस वैक्सी लेयर का काम होगा कि यहाँ से कोई भी पानी ना आ सके, पानी की एंट्री नहीं मिलेगी. देन कोई भी फंगाई या कोई भी जर्म्स इसको अफेक्ट नहीं कर सकता है. तो ये एक प्रोटेक्शन का लेयर बन जाएगा जिसको बोलते हैं दैट क्यूटिकल. और आगे हम देखेंगे क्यूटिकल क्या होता है. तो ये क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, इन देन मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा दैट वैक्सी लेयर, एंड इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंगाई. फंगाई का बहुत इन्फेक्शन होता है प्लांट्स को, तो उस सब से बचाने के लिए वी हैव अ वैक्सी लेयर दैट इज क्यूटिकल इन दी प्लांट्स के एपिडर्मिस के ऊपर. ओके,
सो एपिडर्मिस हैज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होने की वजह से वो एक कंटिन्यूस शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो उनके सेल्स होते हैं रिलेटिवली फैट। दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। आफ्टर द एपिडर्मिस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट इज द स्टोमेटा का फंक्शन। जो अभी हमने पढ़ा है वही इसमें यहाँ पे दिया है। द स्मॉल पोर्स ऑन द एपिडर्मिस, दैट इज एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव स्मॉल पोर्स। इस पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यहाँ पे एक इनक्लोज होंगे किडनी शेप स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, जो कि रेगुलेट करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा किसके लिए होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एंड देन ट्रांसपीरेशन के लिए, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये दो काम कराते हैं स्टोमेटा, दैट इज फर्स्ट इज ट्रांसपीरेशन एंड द सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किसका काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा का। स्टोमेटा को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल। दिस इज ऑल अबाउट दी स्मॉल पोर्स जो कि एपिडर्मिस के ऊपर मिलेगा। एपिडर्मिस के ऊपर हमने क्या देखा? एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्यूटिकल मिल सकता है, दैट इज वैक्सी लेयर, जो प्रोटेक्शन का काम करेगा, वाटर रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड उसी के ऊपर हमें दिख सकता है पोर्स, दैट इज स्टोमेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर होगा एंड डबल लेयर होगा। सिंगल इन नॉर्मल प्लांट्स एंड डबल इन द डेजर्ट प्लांट्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट थिंग, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स एंड ऑल। सो एपिडर्मिस ऑफ रूट्स का काम क्या होगा? अभी रूट्स जैसे अगर हमने देखा तो रूट्स में बहुत सारे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे। एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, तो वाटर एंड मिनरल ज़्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो पाएंगे बिकॉज ऑफ रूट्स। दीज लॉन्ग हेयर लाइक parts which is greatly increases the total absorptive surface area। कहाँ पे मिलेगा ये? ऐसे एपिडर्मिस सेल्स कहाँ पे होंगे? इन रूट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। नाउ डेजर्ट प्लांट में एज वी हैव सेड वैक्सी कोटिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, जो वाटर प्रूफ क्वालिटी बनाता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन अवॉइड हो सके, क्योंकि स्टोमेटा अंदर चला जाएगा, ट्रांसपिरेशन ना हो पाए इसलिए। एंड देन we have different layer of cells, so ये young cell में नहीं मिलेगा। as the plants grow older, जैसे ही plant old हो जाएंगे we will get a bark of cell। so हम देखेंगे कि old plant में we can get bark or छाल of stem। this bark of stem is made up of what? this bark of stem is made up of cork cell। cork cell, this cork cell is made up of what? that is originated by secondary meristematic tissue, secondary meristem। so we can, as we can see here, the secondary meristem located in the cortex of the layer and which will constitute the cork cell। now what is the cork cell? these cork cells are mostly dead। अब ये एक्चुअली पहले लिविंग होते हैं, बाद में ये डेड हो जाते हैं। डेड कैसे हुए? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन इज व्हाट? इट इज अ लिग्निन का भाई। जैसे लिग्निन का जो काम है वैसे ही सुबेरिन का काम है। अब सुबेरिन या फिर लिग्निन दोनों अगर डिपॉजिट हो गए सेल वॉल में तो मतलब सेल को खाना पानी मिलना बंद, ना कोई अंदर से बाहर ना कोई बाहर से अंदर, एंट्री एंड एग्जिट बंद। तो ये सेल बाद में क्या हो जाएगा? इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा और ये डेड हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, किसकी वजह से ये डेड हो गया? बिकॉज ऑफ सुबेरिन डिपोजिशन ऑन इन द वॉल ऑफ द सेल। सेल वॉल के पास सुबेरिन डिपोजिट हो जाएगा। दिस सुबेरिन इज ऑल्सो गिविंग व्हाट? स्ट्रेंथ, व्हाट? मैकेनिकल स्ट्रेंथ गिवन टू द सेल। तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा एंड देन वाटर वगैरह अंदर नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज डेड सेल। तो कोई भी लिविंग टिश्यू या पैथोजेंस उसको खाने के लिए नहीं जाएंगे, सो इट विल प्रोटेक्ट एंड देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो बिकॉज ऑफ दिस suberin deposition there will be no intercellular space, so no intercellular space। अगर intercellular space नहीं है that means it is compactly arranged, it will form a sheet like structure, sheet like covering। strength मिला, intercellular space नहीं है, sheet like है and dead है जिससे कि वो फंगाई वगैरह से बचा सकता है। impervious to gases and water, तो ना ही गैस अंदर जा सकती है ना वाटर। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सुबेरिन और यू कैन से
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है या डेड है, तो इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो प्लांट के स्टेम को प्रोटेक्शन देगा कौन? कॉक सेल। और ये कौन से प्लांट्स होंगे? दैट इज ओल्ड एज्ड सेल प्लांट, मतलब कि यंग प्लांट्स में नहीं होगा ऐसा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एपिडर्मिस। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रीड समथिंग, अगर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस जो हम देखेंगे कि क्या ही दिया है। तो इम्परवियस टू गैस एंड वाटर, टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है ये। Impervious to water. This is all about the protective. This we can see the diagram here. The rupture epidermis, the Koch cell here. Protective tissue है कौन? Koch cell. Now we are going to learn about the complex permanent tissue. So what do you mean by complex permanent tissue? Complex permanent तो है क्योंकि एक ही काम करने वाले हैं। इसमें आएगा xylem and phloem. Xylem water का conduction करेगा and phloem food का conduction. तो complex क्यों है? Because they are not लुकिंग अलाइक। अभी तक हमने जितने भी सेल्स देखे सिंपल वाले कैसे हैं? वन टाइप ऑफ सेल विल गेट, तो इसलिए वो सिंपल, बट जो कि एक जैसे दिखते थे, लुक अलाइक टू ईच अदर, एक जैसे दिखते थे। बट अभी हम लोग कौन पढ़ने जा रहे हैं? परमानेंट टिश्यू, जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में विल गेट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो एक से अलग बहुत सारे लोग एक ही काम करेंगे जो परमानेंट बनाएंगे। सो इसमें कौन है एग्जाम्पल? ये एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड दे विल परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। तो द एग्जाम्पल इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम है पानी का काम कराना एंड कंडक्शन कराना, एंड फ्लोएम का काम है कि फूड का कंडक्शन कराना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। So we are going to learn first xylem and then we're going to learn this phloem. So xylem and phloem यहाँ पे दो पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है with the diagram. So you can see the diagram. xylem के लिए this is spits. Spits मतलब होती है opening जो lateral conduction कराते हैं, and this is the diagram of phloem जहाँ पे हम उसके टिश्यूज देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, तो दो तीन लोग मिलके सिर्फ पानी का काम करा रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। So just now we are going to learn the complex tissue, that is xylem. तो xylem के पास, xylem का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर इज द वर्क ऑफ xylem. फर्स्ट इसमें टिश्यू का xylem, xylem parenchyma, then xylem tracheids, xylem vessels, third is xylem tracheids, then fourth is xylem fiber. So these are four types of xylem के tissues, जहाँ पे हम देखेंगे xylem fiber is the only living tissue in xylem complex tissue में। सिर्फ living कौन है? xylem parenchyma, बाकी सारे कैसे हैं? dead tissue, so dead। तो मोस्टली इसका काम होता है कि पानी पहुंचाना ऊपर। सो एक होता है वेसल जिसको बोलते हैं xylem वेसल, जिसका ल्यूमेन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा यहाँ से पानी किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की तरफ। हम देखेंगे बहुत सारा पानी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। एंड देयर इज अ ट्रैकिड्स जो पतला सा होता है, तो बहुत कम पानी ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज अबाउट वेसल एंड ट्रैकिड्स। तो वेसल और ट्रैकिड्स दो ही लोग होते हैं जो कि क्या पहुंचाने वाले हैं? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं फ्रॉम रूट्स टू लीफ। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू लीफ कौन कराने वाला है? xylem वेसल एंड xylem tracheids. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि पैरेन्काइमा का काम क्या है। अगर वेसल का काम पानी का को ऊपर ले जाने का काम अगर ये दोनों कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा क्या करेंगे? पैरेन्काइमा एज यू हैव लर्न दैट इज स्टोरेज का काम करेंगे। स्टोरेज ऑफ फूड ये कौन करेगा? पैरेन्काइमा। और ये इनको खाना पीना बना के देगा। सो पैरेन्काइमा का काम है सिर्फ स्टोरेज का। देन xylem फाइबर का काम क्या होगा? दिस विल गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी xylem। तो ये दोनों इनका काम हो गया स्टोरेज, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इन दोनों को काम हो गया क्या? कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस xylem parenchyma। लिविंग है, बाकी सारे डेड है, और इनका ये सब फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्लोएम।
So as you can see here you can see pits. This pits is nothing but what? These pits are for radial transportation of water. रेडियल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि पानी को लेटरल या फिर ट्रांसपोर्ट कराना, लेटरल या फिर रेडियली ट्रांसपोर्ट कराना। दिस इज द फंक्शन ऑफ पिट्स। पिट्स मतलब ओपनिंग होती है जो लेटरल साइड में, मतलब वर्टिकल पानी ना पहुंचा के हम लोग ऐसे वाले पानी पहुंचाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सॉरी प्लांट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, so we are going to learn phloem. So phloem में है phloem sieve cell या sieve tube, then phloem companion cell, then phloem parenchyma and phloem fiber. So we are going to learn here that these three cells are living and this fiber is dead. Phloem parenchyma and phloem fiber, जैसे xylem parenchyma and xylem fiber था, वैसे ही सेम दो 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 नाम तो ऐसे हैं जो हमें आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, लेकिन ये लिविंग है ये तीनों, और ये एक अकेला कैसा है? डेड। अब इनके सबके काम हम देखेंगे कि इन लोग का काम क्या होता है। ना कंपेनियन सेल का नाम कंपेनियन इसलिए है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है जो ये शेयर करता है किसको? सीव ट्यूब को। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द कंपेनियन सेल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस मिलेगा और ये है तुम्हारा पार्ट दैट इज सीव ट्यूब। दिस इज व्हाट? sieve tube without any nucleus, and this is companion cell with what? Nucleus. This is what? Companion cell with nucleus. तो कंपेनियन सेल अपना न्यूक्लियस किससे शेयर करेगा? दिस सीव ट्यूब को। तो कंपेनियन सेल इज शेयरिंग व्हाट? न्यूक्लियस। व्हाई? बिकॉज सीव ट्यूब के पास कोई भी अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कंपेनियन सेल। अब हम देखेंगे कि कंडक्शन ऑफ वाटर मेनली कौन कराता है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर मेनली कौन करेगा? सीव ट्यूब। तो सॉरी, कंडक्शन ऑफ फूड कौन कराएगा? कंडक्शन ऑफ फूड इज पॉसिबल बाय सीव सेल। लेकिन ये फूड कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसका मैकेनिज्म कैसे है? सो व्हाट इज हैपनिंग? द पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पेरेन्काइमा फूड स्टोर करने का काम करता है एज वी नो। तो इट विल स्टोर फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ये शुगर आएगा किसके पास? दैट इज एज यू कैन सी इन द डायग्राम फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये वाले सेल्स है फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ से ये अपना शुगर किसको देंगे? कंपेनियन सेल को। कंपेनियन सेल अपना शुगर किसको देगा? सीव सेल को। तो ये है इसका सीक्वेंस। शुगर विल बी ट्रांसपोर्टेड और लोडेड टू कंपेनियन सेल, companion cell, and from companion cell it will loaded to the sieve cell or sieve tube. तो हमने देखा कि शुगर कहाँ से कहाँ पहुंचा। शुगर विल बी गिवन टू पेरेन्काइमा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लोड शुगर फ्रॉम पेरेन्काइमा, पहला है नंबर, पेरेन्काइमा से लोड किया गया कंपेनियन सेल पे, और कंपेनियन सेल ने वही शुगर को किसको दिया? एटीपी खर्चा करके ये शुगर को पहुंचाया गया किसके पास? सीव ट्यूब सेल को। तो थर्ड इज सीव ट्यूब द टारगेट। तो हमने शुगर को पहुंचा दिया, लोड कर दिया विद द हेल्प ऑफ एटीपी दैट, एंड ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सीव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे परफोरेटेड रहते हैं, ऐसे पतले पतले होते हैं सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और एंड पे ऐसे पोर्स बने रहते हैं, छन्नी के जैसे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीव प्लेट। यह है सीव प्लेट जहाँ पे ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर पतले पतले गिवन है, और ये परफोरेटेड है, सीव जैसे लगते हैं, छन्नी जैसे लगते हैं, इसलिए इसका नाम सीव है। सो हमने देखा कि सीक्वेंस क्या है शुगर को जाने का, लोड करने का। शुगर विल बी लोडेड फ्रॉम पेरेन्काइमा क्योंकि ये स्टोरेज का काम करते हैं, फिर ये कंपेनियन सेल को दिया जाएगा, और फिर ये सीव सेल को दिया जाएगा। और ये सारे प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड है? एक्टिव एनर्जी दैट इज एटीपी रिक्वायर्ड है। वाइल प्लांट्स में जब हम वाटर देखेंगे तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है पैसिवली। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जहाँ पे हमने देखा फ्लोएम। फ्लोएम में इसका डायग्राम दैट इज दिस इज द
Parenchyma, companion and seed cell. Complex tissue, and this is all about the tracheids vessels. As we can see here, tracheids are lumen, उसका diameter छोटा है, vessels का diameter बड़ा है, ज़्यादा पानी का कंडक्शन कराएगा. पिट्स होते हैं रेडियल ट्रांसपोर्टेशन या लेटरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, डेड. तो जाइलम एंड वेसल्स हमने देखा. अगर हमें चाहिए तो हम एक बार रीड करा सकते हैं ये सारी चीज़ें. तो विल जस्ट गोइंग टू रीड दिस. तो xylem tracheids consist of xylem vessels, xylem tracheids, xylem parenchyma, and xylem fiber. Now they have a thick wall, and many are dead when they mature. Tracheids vessels are tubular, and then transportation of water and minerals vertical direction में होता है. Parenchyma, xylem parenchyma store food, and mainly fibers are for support. देन फ्लोएम में भी 5 लोग दिखेंगे, इसमें 4 थे, इसमें 5 है, जैसे कि सीव सेल और सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा. सीव सेल्स आर ट्यूबुलर पाइप लाइक होते हैं, परफोरेटेड वॉल्स होते हैं जो कि कंडक्शन लेटरल साइड में भी फूड का कंडक्शन करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकते हैं. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहाँ क्या करता है, फूड को कहाँ से, फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्टिवली. फ्लोएम फाइबर्स एंड अदर फ्लोएम्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम्स आर लिविंग. तो फ्लोएम फाइबर ही है जो डेड है, बाकी सारे लिविंग है. So this is all about the phloem and xylem. So we have studied the chapter very in a very detailed way. That is, हमने देखा फ्लोएम के बारे में, xylem के बारे में, sclerenchyma के बारे में which is dead tissue, then collenchyma जो कि living है, then parenchyma जो कि living है. तो ये सब सारे नोट्स भी बनाया हम लोगों ने, एंड एक एक पैराग्राफ को हमने अच्छे से डिकोड किया with their example. So I hope you got the chapter की क्या क्या चीज़ें हैं. हमने फिर मेरिस्टम के बारे में पढ़ा, एंड देन प्लांट टिश्यू का पूरा चैप्टर क्लोज हो गया. टिश्यू में से प्लांट इज ओवर. Now we are going to learn about the what animal in the next section. So if you learned from this video, so subscribe, like and subscribe the channel. Thank you so much.